आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसहन नाटक अंधेर नगरी। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अंधेर नगरी एक ऐसा प्रसहन ऐसा नाटक था जो 1881 में एक रात में रचा गया, एक दिन में रचा गया। काशी के एक घाट पर इसका मंचन होना था और हिंदी महासभा और बंगाली लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से कहा कि हमें एक नाटक का मंचन करना है, इसलिए कि नाटक की रचना करें। एक दिन का वक्त था, एक दिन के लिए वो समय था और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस नाटक को लिखा और बखूबी उस नाटक का मंचन हुआ। उसके बाद हजारों और सैकड़ों बार उस नाटक का मंचन होता रहा और हर बार एक नई ताजगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कमाल मान लीजिए, क्योंकि एक तो 1881 में रचा हुआ नाटक, उस समय की टेक्नोलॉजी किस तरह की होगी और आज के परिवेश में किस तरह की होगी, तो एक हर नए रूप में उस नाटक की रचना होती रही और लगातार होती रहेगी, क्योंकि वो हर बार, हर काल में, हर समय में समसामयिक नजर आता है। इससे पहले कि मैं आपको उस अंधेर नगरी की कथा को मैं बताऊं कि क्या है अंधेर नगरी नाटक प्रसंग जो एक दिन में रचा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। गौर फरमाइएगा। एक राजा होता है, उस राजा के पास एक ब्राह्मण फरियाद लेके जाता है। जो राजा की का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का ही वो होता है। वो फरियाद लेके जाता है। वो फरियाद लेकर के जैसे दरवाजे पे पहुंचता है और फरियाद फरियाद की वो चिल्लाता है। राजा नींद में होता है, सिंहासन पर बैठा होता है। जाम देने वाले उनके सिपा सालार बगल में खड़े होते हैं। राजा एक जाम लगाता है, एक पैक लगाता है और पैक लगा करके कहता है कि बुलाओ, कौन है फरियादी, क्या चाहता है। राजा के कहने पर जो सिपाही थे, अंगरक्षक थे राजा के, वो पकड़ करके उस ब्राह्मण को राजा के सामने दरबार में पेश करते हैं। राजा पूछता है कि बता, क्या परेशानी है। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके निवेदन करता है राजा के सामने, उनके दरबार में, महाराज, कल रात्रि को मैं और मेरी पत्नी ने खाना खाया और मैंने कुछ फलों का सेवन किया और रात्रि विश्राम के लिए हम सो गए। सुबह उठ करके मैं देखता हूं कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। राजा कहता है कि तो मैं क्या करूं, आप मेरे पास क्यों आए हो? कि महाराज न्याय, मुझे न्याय चाहिए। राजा अपने जो बगल में खड़ा हुआ अंगरक्षक कहता है कि एक और बना पैक। अंगरक्षक को हुक्म का इंतजार, एक बड़ा सा है जो बना करके राजा ने गटक दिया। अब गटक करके कहता है कि ये बता कि उसने रोटी खाई थी, ब्राह्मण ने, अन्न कहां से लाया था? ब्राह्मण कहता है कि महाराज, एक बनिया की दुकान है, अन्न विक्रेता की दुकान है, मैं वहीं से अन्न लेके आया था। उस अन्न में जहर था और उस जहर के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। राजा को चढ़ने लगती है और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि अन्न विक्रेता बनिया को बुलाया जाए। हुक्म की तामील होती है। सिपाही दौड़ते हुए जाते हैं और उस बनिया को पकड़ करके ले आते हैं। राजा कहता है कि इसको तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाती है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए।
बनिया हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत नहीं किया। मैं तो किसान अन्न देके जाते हैं और उसी अन्न को मैं बेच देता हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। राजा का माथा फिर ठनका। सिपाहियों को आदेश देता है कि किसान को बुलाया जाए। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और दौड़ते दौड़ते गए और किसान को पकड़ करके राजा के सामने दरबार में हाजिर कर दिया। राजा ने वही हुक्म सुनाया कि किसान को तत्काल फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि महाराज ये इंसाफ नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने फसल बोई, मैंने अनाज बेचा, लेकिन मैंने अनाज जो पैदा किया उसका बीज खाद बीज की दुकान से लेकर के मैं आया और उसी को मैंने बोया और उसी को मैंने बेचा। राजा का माथा फिर चकरा गया। बगल में खड़े अपने अंगरक्षक से इशारे में कहा, छोटा सा। दोस्तों वो फिर छोटा सा बड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 2 3 की बाद में उसने दमा करके एक और बना दिया और राजा गटक गया। अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उस खाद बीज विक्रेता वाले दुकान वालों को बुलाओ, उस बनिए को बुलाओ। और सिपाही दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर के फिर उस बनिए को पकड़ के लाते हैं जो खाद बीज की दुकान पे काम करता है, जो बेचता है। आते ही अपने सिपाहियों को आदेश देता है राजा, जैसे कि उसकी आदत है, कि तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। खाद बीज विक्रेता हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, महाराज माफी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो वही बीज बेचता हूं जो आपकी सरकार ने जिनको मान्यता दी है उन लोगों से खरीदता हूं, और उसके आदेश आपके खाद्य मंत्री देते हैं। तो आपके खाद्य मंत्री के कहने के अनुसार जो जगह थी जहां से मैं बीज खरीदता था, उस बीज को ही तो मैं बेचता हूं। राजा कहता है कि इसको छोड़ दिया जाए, खाद्य मंत्री को बुलाया जाए। दोस्तों खाद्य मंत्री कहीं और नहीं था, वहीं दरबार में मौजूद, और खाद्य मंत्री को बुलाया जाता है। खाद्य मंत्री को बुला करके, क्योंकि खाद्य मंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता, और राजा सीधा सीधा हुक्म सुनाता है कि इसको फांसी की सजा दी जाए, और खाद्य मंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। यह है अंधेर नगरी। न्याय पाने के लिए फरियादी आता है, वो हर साम्राज्य में होता है, लेकिन उसको कितना न्याय मिलता है, क्या उचित न्याय मिलता है, अन्याय कौन करता है, सजा किसको मिलती है। ये मैंने आपको एक कहानी सुनाई है। अब मैं आता हूं जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा था, अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह प्रसंग जो एक दिन में रचा गया और एक दिन में मंचन किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस मंचन में, इस नाटक में, इस प्रसंग में 6 दृश्य आते हैं, और उन 6 दृश्यों को प्रदर्शित करना मंच के ऊपर, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी तो थी नहीं, ना कोई टीवी का जमाना, ना कोई फोन का जमाना, ना कोई इंटरनेट का जमाना, सब कुछ मंच पर होना है और एक ही साथ वो चीजें प्रदर्शित होनी है। खैर, वो उनकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है जिन्होंने इस तरह का मंचन किया होगा। मैं उसकी कहानी सुनाता हूं आपको। दृश्य 1 शुरू होता है, उसमें एक महंत अपने 2 चेलों के साथ में चला आता है, और आते आते
जब शाम का वक्त होता है, शाम की वेला में वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे रुक करके अपने चेलों से कहते हैं कि चेलों जाओ और कुछ भिक्षा मांग लाओ। उस महंत के दो चेले होते हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। दोनों चेलों को वो भिक्षा मांगने के लिए वहां से आदेश देते हैं और एक पेड़ की छांव में रहने का आशियाना बना करके वो रात रुकने का विचार करते हैं। दूसरे दृश्य में जो दोनों चेलों को आदेश दिया है यहां पर महंत ने, जो बगल में एक नगरी है, उस नगरी में जाने के लिए नारायण दास पूर्व दिशा से उस नगरी में प्रवेश करता है और गोबर दास दक्षिण दिशा से नहीं, पश्चिम दिशा से उस नगरी में प्रवेश करता है। दोस्तों, दोनों चेले उस नगरी में प्रवेश करते हैं। यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहना चाहता है कि जो पूर्व दिशा से प्रवेश किया जिस चेले ने, नारायण दास ने, वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और जो पश्चिम दिशा से जिस चेले ने प्रवेश किया, गोवर्धन दास ने, वो वेस्टर्न कल्चर, पुरातन पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है। खैर, दोनों चेले उस नगरी में प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद में दृश्य दूसरा शुरू होता है, वो नगरी और नगरी के बाजार का परिदृश्य। उस नगरी में एक हाट बाजार होता है जहां पर कबाब वाला, काशीराम जो चना बेचता है, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़िन जो सब्जी बेचती है, चूरन वाला, मछली वाला, जात वाला, बनिया, तो इस तरह का एक हाट बाजार लगा हुआ होता है। गोवर्धन दास घूमता घूमता उस जगह पे पहुंच जाता है, उस बाजार में पहुंच जाता है और उस बाजार में पहुंच करके उन चीजों का मोल भाव करता है। वो हलवाई से पूछता है, वो कबाब वाला से पूछता है, वो चने वाला से पूछता है, सब्जी वाले, चूरन वाले, हलवाई, मछली वाले, सबसे वो भाव पूछता है। उसे पता चलता है कि हर चीज टके शेर है। गोवर्धन दास विचार करता है कि इतने शहरों में घूमे, इतनी जगह पे घूमे, लेकिन इस तरह का सस्ता बाजार आज तक कहीं मिला नहीं। वो बनिया के पास जाता है, बनिया से पूछता है कि चीनी क्या भाव है टके शेर, गुड़ क्या भाव है टके शेर। हलवाई के पास जाता है, जलेबी क्या भाव है टके शेर। इस तरह चूरन वाले के पास, सब्जी वाले के पास, सब जगह वो जाता है और सब चीजें टके शेर। सोचता है गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। खाजा का मतलब होता है कि सब्जी भी टके शेर है और जो सूखे मेवे हैं वो भी टके शेर है। तो यहाँ सब चीजों के मोल भाव एक जैसे हैं। यहाँ कोई चीजें महंगी या सस्ती नहीं है, एक जैसी मूल्य सब चीजों का यहाँ पर मौजूद है। मूल्यहीन और मूल्यवान चीजों का की जो मूल्य है वो एक जैसा है। तो ये वो विचार करता है और वो वहां से जितना उसके पास, एक 7 पैसे उसके पास होते हैं, और 7 पैसे के हिसाब से 3.5 किलो मिठाई लेकर के वो वहां से अपने महंत के पास चला जाता है। उधर दूसरा जो नारायण दास है, वो नारायण दास को कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वो आसपास वहीं भटक के वापस चला जाता है। अब दृश्य तीसरा शुरू होता है और तीसरा जो दृश्य है उसमें ज्ञान और अज्ञान की टकराहट यहां पर दिखाई देती है। जब गोवर्धन दास मिठाइयों का थैला ले जाकर के अपने महंत के सामने, अपने गुरु के सामने रखता है, गुरु कहता है कि कौन ऐसा धर्मात्मा है इस नगरी में जिसने इतना ज्यादा मिठाई तुमको दे करके यहां भेजी है? कौन ऐसा धर्मात्मा है? गोवर्धन दास कहता है, महाराज धर्मात्मा नहीं है, यहां हर चीज टके शेर है।
महंत पूछता है कि इस नगरी का नाम क्या है, कि महाराज अंधेर नगरी। राजा का नाम क्या है? चौपट। महंत सोचता है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, हर चीज का मूल्य एक। यहाँ अच्छी और बुरी का कोई भेदभाव ही नहीं है। निश्चित रूप से गुरु को ये लक्षण नजर आने लगे कि बहुत जल्दी कोई न कोई विपत्ति आती है। अपने चेलों को हुक्म देता है कि ऐसी नगरी को जहां न्याय और अन्याय, अच्छी और बुरी चीज की कीमत एक हो, हमको तत्काल प्रभाव से इस नगरी को छोड़ करके चले जाना चाहिए। गोवर्धन दास के मुंह में खून पड़ जाता है। इतनी आसानी से इतनी सस्ती चीजें मिल रही हैं, गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं? जब दूसरी नगरी में जाते थे, भीख मांगते थे, पेट भर के खाना नहीं मिलता था, और यहां इतनी आसानी से कोई चीजें मिल रही है। गोवर्धन दास अपने गुरु से कहते हैं कि महाराज हाथ जोड़ता हूं, इससे अच्छी जगह कहीं मिल नहीं सकती। मैं तो आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि यहीं पर ही रहें। गोवर्धन दास गुरु की उस महिमा को समझ नहीं पाए। गुरु कहते हैं कि गोवर्धन दास कोई बात नहीं, तू यहां रहना चाहता है रहे। एक बात जाते जाते मैं कह जाता हूं कि अगर कोई विपत्ति आए तो उस विपत्ति के क्षण में मुझे जरूर याद कर लेना। हो सकता है कि मैं तुम्हारे कोई काम आऊं। गोवर्धन दास को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां इस तरह की थी कि उसे कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो हाथ जोड़ करके अपने गुरु के चरण स्पर्श करके गुरु को भेज देता है नारायण दास के साथ, और खुद उस नगरी में रुक जाता है। अब इसके बाद में दृश्य नंबर 4 शुरू होता है। ये जो 4 नंबर का दृश्य है वो न्याय व्यवस्था की विसंगति पर आक्रोश व्यक्त किया गया, एक व्यंग कसा गया है। इसमें क्या होता है कि एक राजा का दरबार सजा होता है, और राजा के दरबार में एक फरियादी आता है। उससे पहले राजा अपने जो अंगरक्षक है उसको आदेश देता है कि एक, समझ गए होंगे आप, और वो जो उसका अंगरक्षक है वो एक बना देता है। उसके बाद में कहता है कि फरियादी को बुलाया जाए। दोस्तों, फरियादी को 2 सैनिक पकड़ करके, 2 सिपाही पकड़ करके वहां दरबार में लाते हैं। फरियादी हाथ जोड़ करके राजा के सामने निवेदन करता है कि महाराज, कल्लू बनिया की दीवार ढहने से मेरी एक बकरी थी, वो मर गई। राजा, आप समझ गए होंगे कि वो कितना बुद्धिशाली होगा। अपने सैनिकों, अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि तुरंत कल्लू बनिया को बुलाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर होता है दरबार में, हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, महाराज मेरी क्या गलती हो गई? गलती कल्लू बनिया की नहीं। वो कहता है कि महाराज मैं क्या करूं, दीवार जो चुनी वो कारीगर ने चुनी, मैंने तो उसको पैसे दिए। अब गलती कारीगर की है, मेरी थोड़ी ना है कि मैंने वो दीवार चुनी है और दीवार गिर गई। राजा हुक्म देता है कि कल्लू बनिया को छोड़ दिया जाए और कारीगर को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही फिर जाते हैं और कारीगर को ला करके दरबार में उपस्थित कर देते हैं। कारीगर वही हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता है। राजा नहीं सुनता है, क्योंकि न्याय व्यवस्था, न्याय को करना उसका एक फर्ज बनता है, और उसके दिमाग में यह है कि जो दोषी है सजा दी जाए। आते ही आदेश सुनाता है कि फांसी की सजा सुना दी जाए, फांसी को चढ़ा दिया जाए कारीगर। दोस्तों, हाथ जोड़ करके खड़ा कारीगर कहता है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो दीवार चुनी है। गलती तो चुनने वाली की, उसने चुना ही ऐसा बनाया।
राजा का माथा फिर खराब। पास में जो अंगरक्षक था धीरे से कहता है कि एक अंगरक्षक को आदेश का इंतजार, और एक इतना नहीं इतना झटक गया। आदेश देता है अपने सिपाहियों को कि चूने वाले को बुलाया जाए। दोस्तों, चूने वालों को बुलाया जाता है और चूने वाले के सामने भी वही प्रस्ताव, वही न्याय व्यवस्था कि तुरंत फांसी की सजा दी जाए। हाथ जोड़ करके खड़ा हो चूने वाला कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, गलती बिस्ती वाले की है। बिस्ती वाला कहते हैं कि पहले एक मशक होती थी उस जमाने में, जो बकरी की या भेड़ की खाल से बनाई जाती थी, जिसमें पानी भरा जाता था और पानी इस तरह के कामों में उसका प्रयोग किया जाता है कि बिस्ती वाले की गलती है, उसने चूने में पानी ज्यादा मिला दिया इसलिए इस तरह की स्थिति पैदा हो गई, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। राजा कहता है कि बिस्ती वाले को बुलाया जाए, कारीगर को छोड़ दिया, चूने वाले को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, बिस्ती वाले को बुलाया जाता है और बिस्ती वाले के सामने वही प्रस्ताव, वही फांसी की सजा, और फिर बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ा होता है बिस्ती वाला और कहता है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, कसाई ने मुझे इस तरह एक बड़ी खाल का बना हुआ ये बिस्ती मुझे दी है, तो मैं क्या करूं, जब बड़ी खाल की बिस्ती मुझे देगा तो पानी इसमें ज्यादा आएगा, और पानी ज्यादा आएगा तो इसमें गलती से पानी ज्यादा डल गया तो मेरी गलती नहीं है, कसाई वाले की गलती है, उसने इतनी बड़ी बिस्ती मुझे नहीं देनी चाहिए थी। राजा आदेश देता है कि इसको छोड़ दिया जाए और कसाई वाले को तुरंत मेरे सामने हाजिर किया जाए। कसाई वाला हाथ जोड़ करके उपस्थित होता है, कहता है महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं, गडरिया ने, जो भेड़ बकरी चराता है गडरिया, उसने मुझे इतनी बड़ी भेड़ मुझे दे दी, तो मैं क्या करता, जब इतनी बड़ी भेड़ दे दी तो खाल तो उसकी बड़ी होगी ना, और जब खाल बड़ी है तो मुझे बिस्ती बनाऊंगा तो मैं उसी की तो बनाऊंगा, मेरी क्या गलती है इसमें। राजा फिर परेशान आदेश देता है कि कसाई को छोड़ दिया जाए और गडरिया को लाया जाए। सैनिकों को, अपने सिपाहियों को आदेश देता है और सिपाही जाते हैं और गडरिया को पकड़ करके महाराज के सामने दरबार में शामिल कर देते हैं। गडरिया हाथ जोड़ करके खड़ा होता है कि महाराज मैं क्या करता, जिस समय कसाई भेड़ लेने के लिए मेरे पास आया, कोतवाल की सवारी धूमधाम से मेरे आगे से निकल रही थी, तो मैं डर गया, और डरने के कारण मैं जल्दबाजी में, मुझे नहीं पता है कि मैंने छोटी भेड़ दी है बड़ी भेड़ दी है, जल्दबाजी में मैंने ये भेड़ इनको दे दी, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। राजा ने कहा कि गडरिया को छोड़ दिया जाए और कोतवाल को बुलाया जाए। कोतवाल दरबार में हाजिर होता है और वो वही सवाल फिर राजा उससे पूछता है, और कोतवाल हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि नगर की व्यवस्था देखने के लिए मैं नगर में जा रहा था। पास में खड़ा मंत्री सोचता है कि ये तो मूर्ख है, राजा तो महामूर्ख है, अगर इसने नगर का नाम ले लिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरे नगर को ही फांसी पे चढ़ा दे। वो सवाल को दोबारा रिपीट करवाता है कोतवाल से कि तू ये बता कि इतनी धूमधाम से सवारी निकालने की कहां जरूरत पड़ रही थी तुझे। कोतवाल महाराज महाराज करता है कि महाराज महाराज कुछ नहीं, तुरंत कोतवाल को फांसी की सजा दी जाए। कोतवाल को वहां से दरबार से लेकर करके 4 सिपाही फांसी के तख्ते पर ले जाते हैं। ये जो दृश्य है, ये दृश्य नंबर 4 है। अब दृश्य 5। 5वें दृश्य में गोवर्धन दास की मौज मस्ती का चित्रण है। वो नगर में आता है और नगर में आकर के मिठाई ले जाता है, जो उसकी मर्जी आए जो ले जाता है, और भर पेट करके खाना खाता है और पेट के नीचे चैन की नींद सोता है।
उसको ऐसा लगता है कि महंत ने गलती की, महंत क्यों गया अपने चेले के नारायण दास के साथ में। हम किसी के काम में दखल नहीं देते, हम किसी राजकार्य में बाधा नहीं बनते, हमारा खाते हैं मस्त रहते हैं, उनको भी यहीं रुक जाना चाहिए। और वो ये सोचता रहता है आराम से पेट की छाँव में, मोटा तगड़ा होकर, क्योंकि फ्री का खाना मिल रहा है एक तरह से, और चैन से खाता है और चैन की नींद लेता है। उस समय जब वो एक पेड़ की छांव में नींद ले रहा होता है तो 4 सिपाही गोवर्धन दास के पास पहुंचते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। गोवर्धन दास कहता है कि मुझसे क्या गलती होगी, मैं तो किसी के बीच में टांग तक नहीं अड़ाता, मैं तो किसी के कार्य में कोई दोष नहीं निकालता, मुझसे क्या गलती होगी। सिपाही कहते हैं कि अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, राजा ने कहा है कि फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कल मुझे बताओ तो सही कि मुझे किस चीज की फांसी की सजा दी जा रही है। एक सिपाही उन्हें कहता है कि कोतवाल को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन फांसी का फंदा इतना बड़ा है कि कोतवाल की गर्दन छोटी और फंदा चौड़ा। तो राजा ने हुक्म दिया है कि फांसी की सजा मेरे मुंह से मैंने कह दी तो फांसी की सजा तो होनी है, चाहे सजा किसी की हो, तो मोटा तगड़ा ताजा आदमी ढूंढ करके लाया जाए। और वो ताजा तगड़ा आदमी गोवर्धन दास घसीट करके राजा के दरबार में लाया जाता है और वहां से फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है। दोस्तों, यहां पर जो दृश्य है, अब दृश्य नंबर 6, शमशान का दृश्य। गोवर्धन दास को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है और वो फरियाद करता है, राजा से फरियाद करता है, सिपाहियों से फरियाद करता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्यों सजा दी जा रही है। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। अंत में उसे एक बात याद आती है कि गुरुदेव ने जाते जाते कहा था कि अगर कोई संकट तुम पर आन पड़े तो मुझे जरूर याद करना। इससे बड़ा संकट क्या होगा जब मौत का संकट सर पर मंडरा रहा है। गुरुदेव को याद करते हैं और गुरुदेव को याद करते ही गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। आते ही महंत उन सिपाही से कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे चेले को फांसी की सजा मुकर्रर हुई है, वो चढ़ेगा, लेकिन मैं कुछ बात उनके कान में कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे वो मौका दिया जाए और तुम उस चेले से दूर हो जाओ। महंत के कहने पर जो सिपाही थे, जो चेले के पास थे, गोवर्धन दास के, सब दूर हो जाते हैं और चेले के कान में धीरे से कोई बात कहते हैं। और जैसे ही बात कहते हैं, गोवर्धन दास कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उधर महंत कहता है कि नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों के बीच में मैं तू होती है और एक झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सिपाही चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के चेला और गुरु के बीच में ये तकरार हो रही है कि फांसी पे मैं चढ़ूंगा, वो कहता है कि फांसी पे मैं चढ़ूंगा। बात राजा और मंत्री तक पहुंचती है। वो उस जगह पर शमशान घाट में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या बात है। महंत कहते हैं कि महाराज, इस समय एक ऐसी साइत है, ऐसा ब्रह्म मुहूर्त है कि इस समय जो फांसी के फंदे पर चढ़ेगा वो निश्चित रूप से सीधा स्वर्ग में जाएगा। इसलिए मैं इस चेले से कहता हूं कि तू फांसी पे मत चढ़, मैं बूढ़ा भी हो गया हूं और मुझे जाने दे। लेकिन ये मानता ही नहीं है। अब उधर राजा और मंत्री के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। मंत्री कहता है कि नहीं, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, उसके बाद में तुम लोग जाना। राजा कहता है चुप, इस साम्राज्य का राजा कौन है? मैं। तो सबसे पहले फांसी पे मैं चढ़ूंगा, स्वर्ग में जाने का हकदार मैं हूं, तुम सब हटो। दोस्तों, सबको हटा दिया जाता है और राजा खुद फंदे को पकड़ करके अपने गले में लगा करके लटक जाता है। ये इस कहानी की, इस नाटक की कथा वस्तु है, इस नाटक की कहानी है। इस कहानी को बताने के पीछे, इस नाटक को रचने के पीछे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो उद्देश्य था वो था अंग्रेजी शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग कसना कि उस समय का राजा कैसा था, उस समय की प्रजा कैसी थी।
दूसरा वहाँ की न्याय व्यवस्था की कुरूपता को व्यक्त करना, प्रकट करना कि किस तरह की न्याय व्यवस्था थी। तीसरा था कि वहाँ जिस तरह बाजार लगा हुआ था और बाजार लगने के साथ साथ बाजार में जिस तरह चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता था, तो किस तरह उसका विज्ञापन की होड़ लगी रहती थी, किस प्रकार वो उस चीज़ों को बेचने के लिए, चाहे चीज़ें अच्छी थी या बुरी थी, उन चीज़ों को बेचने के लिए वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, किस तरह की बातों का प्रयोग थी, ये बताना चाहते हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथा, जाति व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य है कि उस बाजार में एक जात वाला भी होता है, जो जात वाला ये कहता है कि ब्राह्मण को बढ़िया बना दो, बढ़िया को छोटी जात बना दो, छोटी जात को बधाई, एक टके में एक टके का भाव उसमें। तो एक जाति व्यवस्था के ऊपर भी व्यंग्य है। और चौथा, पांचवा जो सबसे बड़ा इस पर व्यंग्य कसा है, वहाँ की मूल्य व्यवस्था के ऊपर, कि वहाँ पर अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है, सही और गलत की पहचान नहीं है, सब चीज़ों का एक मोल। न्याय अन्याय की परवाह कोई नहीं करता, लेकिन जो सामने जो दिख रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा है चाहे बहुत बुरा है, लेकिन सबको एक ही तराजू में तोलना, एक ही मोल भाव उसका करना। तो ये सारी की सारी उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय की न्याय व्यवस्था और उस समय की जो परिस्थिति और स्थिति थी, उसको दर्शाना यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये सबसे बड़ा कार्य था। दोस्तों, ये है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशेर बाजी टकेशेर खाजा की कहानी, कथा वस्तु इस प्रसंग की। नमस्कार, बाय।